नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिमांशु जोशी जी द्वारा लिखित कहानी छोटी ई। सच नहीं लगा। हाथ में अटैची थामे वह सामने खड़ी थी। इस स्थिति में उसके यहाँ होने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक अजीब सी चुनौती का भाव था चेहरे पर। शायद चौंकाना चाहते थे या कोई और विचार। अरे पहचाना नहीं? उपेन। मैं देखता रहा, बोला कुछ नहीं। वह क्षण ऐसा था जब मैं चाहकर अपनी खुशी व्यक्त कर सकता था। कुछ हिचकिचाता हुआ उसे आप कह सकता था, तुम या तू भी, किंतु पता नहीं क्यों मैं कुछ बोल न पाया। उसने हमेशा की तरह आज भी मेरे उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और न कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त की। अटैची नीचे फर्श पर रख दी और पलंग की पाटी पर आंचल से मुंह पोंछती हुई बैठ गई। यह तुम्हारी दिल्ली या चिड़ियाघर? उसने सहसा इस तरह कहा कि मैं चौंक सा गया। पता ही नहीं चलता। मुआ ऐसा कोई भी नेता नहीं जिसके नाम पर नगर ना बसा हो। भगवान जाने क्या बनेगा इस देश का, उसने हताश होकर कहा। उसके अधर किंचित टेढ़े हो गए। जब जब वह गुस्से में, उत्तेजना में होती है, उसके चेहरे पर तनाव की गहरी रेखाएं खींचती है। तब तब न जाने क्यों वह बहुत अच्छी लगती है। उसकी आकृति, प्रकृति, हाव भाव कुछ भी तो बदले नहीं। मैं अबोध भाव से उसके चेहरे की ओर टकटकी बांधे देखता रहा तो कुछ सचेत हो आई। हाँ, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली छोटी ई। मेरा वाक्य पूरा हुआ था कि वह खिलखिलाकर हंस दी। सच्ची? तुमसे यह सब सुनने के लिए मैं तरस गई थी। उपे, कितने बरस बीत गए। बाप रे बाप, कितनी जल्दी बूढ़े हो गए हम। बच्चों की तरह दोनों हाथों से ताली पीटती हुई वह फिर खिलखिला उठी। सारे बादल जैसे छट गए। कितनी हल्की लग रही थी अब वह। छोटी ईला, बड़ी ईला, दो बहनें थी। मैं उन्हें छोटी ई और बड़ी ई के नाम से चिढ़ाया करता था। कभी सुना था बड़ी ई ने शादी कर ली, पति के साथ कनाडा चली गई है और आजकल स्टेट्स में है। किंतु छोटी ई मुझसे छोटी नहीं, बड़ी थी छोटी ई, बहुत बड़ी। खाली वक्त में कभी हमारे बरामदे की रेलिंग के सहारे खड़ी होकर मुझे टुंडरा, टेंगा, टेप सब भूगोल पढ़ा दिया करती थी। पिताजी के पोपले मुंह से जुग्राफिया शब्द सुनकर वह हंसती हंसती दूहरी हो जाती। एक बार मैं मोहल्ले के लड़कों के साथ झगड़ता हुआ नाली में गिर पड़ा। सिर से पांव तक कीचड़ ही कीचड़। उसी हालत में वह मेरा कान पकड़कर सीधे पिताजी के ड्राइंग रूम में ले गई। अंकल, अपने इस ज्योग्राफिया का हाल तो देखिए। पिताजी मेरा हुलिया देखकर उस समय तो हंस पड़े, लेकिन बाद में मुंह निचोड़ते हुए अम्मा से बोले, तोसी, यह डॉक्टर अस्थाना की बेटी कैसी है? अम्मा ने हमेशा की तरह सियानेपन से कुछ उत्तर दिया। वकील होने के नाते पिताजी को थोड़ी तो बहस करनी चाहिए थी, किंतु पता नहीं क्या सोचकर वह चुप रह गए। बस केवल एक बार उन्होंने प्रश्न सूचक दृष्टि से मेरी ओर घूरकर देखा भरता। मैंने छोटी ई को जब यह बतलाया तो पहले वह खूब खिलखिलाकर हंसती रही, फिर सहसा गंभीर होकर बोली, जानते हो वह क्या कहना चाहते थे? मैंने निरीह भाव से उसकी ओर देखा। छोटी ई बहुत करीब आई, मेरे दाहिने कान में अपने ओठ छुआती हुई फुसफुसाई कि लड़कियों के साथ ना खेला करो, बिगड़ जाओगे। वह इतने जोर से फटकर हंसी कि मैं डर गया था। अब तक उन धधकते ओठों की छुआन याद है। जब भी उसे बाजार जाना होता या किसी सहेली के घर या कहीं और, वह मुझे छाया की तरह साथ साथ लिए फिरती। उसकी कोई हम उम्र सहेली छेड़ती तो वह धीरे से कहती, मैं तो इसी से शादी करूंगी, और खिलखिला पड़ती। मेरे पेन अक्सर खो जाते थे। पिताजी की डांट से बचाने के लिए अपना पेन मेरे बस्ते में डाल जाती। एक दिन स्कूल की किसी पार्टी से लौटी तो चुपके से अपने पर्स में छिपाया एक लड्डू मेरे मुंह में ठूस गई। बाद में कई दिनों तक सबके सामने मुझे चिढ़ाती रही कि वह उसका जूठा था। अब तक याद है उस जूठे लड्डू का स्वाद, और याद है वह सांझ जब मैं अकेला बैठा पढ़ रहा था। इम्तिहान के दिन थे। ई चुपके से आई। अपना दुपट्टा जाल की तरह उसने हौले से मेरे सिर पर फैला कर फेंका और फिर देर तक सिर यूं ही अनजाने भाव से सहलाती हुई बुदबुदाई, ये आंखें मुझे दे दे रहे, ये नाक में रख लूं। और फिर उपे, उसने फिर मेरी और अजीब सी आर्द्र दृष्टि से देखा। क्यों? मेरा सारा शरीर क्यों के साथ साथ झंझना आया। मैं अपने को छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ और देर तक सोचता रहा कि ई पागलों की जैसी बातें क्यों करती है, कहीं पागल तो नहीं हो गई। वही पगली ई आज फिर सामने खड़ी है, एक लंबे अंतराल के बाद। पता कहाँ मिला? थाने में फोटो जो टंगा था। ई हंस पड़ी। अरे तुमने नहीं बतलाया तो क्या हुआ, हम तो खबर रखते ही हैं। वह उल्हाने भरे स्वर में कह रही थी या सिर्फ स्नेह से? कुछ रुक कर फिर बोली, ताई गुजरी, तूने बताया। तुझे पता था ना कि मैं पिछले कुछ सालों से कानपुर में हूँ। एक बार तू आया भी, उन दिनों बीमार थी हॉस्पिटल में। तू नंदिता के घर ठहरा था, बता नहीं ठहरा था? उसका स्वर कुछ तीखा हो आया था। बड़ी बड़ी आंखें जलने सी लगी थी, पर मैं उसे कैसे समझाता कि चुप था मैं। वह भी थक कर अब चुप हो गई थी। कुछ क्षण का सन्नाटा तोड़ती हुई बुदबुदाई,
कसूर किसी का भी नहीं उपेन, अपनी तकदीर का है रे। सुना है अब तू बड़ा आदमी बन गया है, फिर भले मानुस तू किसी को क्यों पहचानने लगा। वह अटैची खोलकर अपना सामान उलटने पुलटने लगी। हीटर में चाय का पानी धरने लगा तो वो बाज की तरह झपटी। ना ना, मैं बनाऊंगी। कमरे की प्रत्येक वस्तु को ई बड़ी अजीब अजीब सी दृष्टि से छू छू कर देख रही थी। खाना कहाँ खाते हो? होटल में। कभी घर पर क्यों नहीं बनाते? बना तो सकता हूँ लेकिन परेशानी बहुत हो जाती है, तुम जानती ही हो अकेले का झंझट। हाँ हाँ, कहता तो ठीक है, उसने बड़े सियानेपन से कहा। अच्छा रहने दो, उसने मेरी ओर देखा और हंसने सी लगी। प्रत्युत्तर में हौले से मैं भी हंस सकता था, कुछ कह भी सकता था, किंतु मैं न जाने क्यों चुप रहा। दरवाजे के पास रखे मेरे सफ़ेद बाथरूम स्लीपर उसने बड़े सही ढंग से अपने पाँव में डाले और साबुन तौलिया समेट कर बाथरूम में चली गई। अटैची आधी खुली थी, सामान इधर उधर बिखरा हुआ। अंग्रेजी के 1-2 नए उपन्यास, कॉलेज की फाइलें, दवा की छोटी छोटी 3-4 शीशियाँ और दैनिक उपयोग की कुछ दूसरी वस्तुएं। उपन्यास उलट पुलट कर मैं देखता रहा। अब प्रीफेंस पढ़ भी गया कि वह नहा धोकर लौटी। अब एकदम ताजी लग रही थी ई। इस उम्र में भी चेहरे पर अनोखा निखार था। कूल्हे को छूते गीले बालों में से पानी की सफ़ेद बूंदें निथर रही थी और अकारण अपने आप हंस रही थी। हमारे पड़ोस में बंगालीन ताई थी ना, उपेन, उसने गीले बालों को यूं ही चोटी के शक्ल में बदलते हुए बड़े उत्साह से कहा। पिछले साल ट्रेन में मिल गई थी। अरे उसने तो हद ही कर दी, सबके सामने लिपट पड़ी और रास्ते भर न जाने कहाँ कहाँ की बातें पूछती रही। याद है तुम्हें कितना मानती थी? वह कितनी उत्सुकता से कह रही थी, पर मैं उसके चेहरे की ओर शरारत से ताकता मुस्कुरा रहा था। शादी क्यों नहीं कर लेती छोटी ई? मैंने पूछा तो वह हंस पड़ी, फिर सहसा गंभीर हो आई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उससे कोई भी जवाब ना बन पड़ा, शायद उसने सहज भाव से टाल दिया। भोजन कहीं भी कर लेंगे, जहाँ भूख लगेगी, तय कर हम घर से निकले तो वह बहू की तरह बन ठन कर सिमटी सिमटी सी चुपचाप चलती रही। उसके साथ मोहल्ले से गुजरते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, न जाने क्या सोचेंगे। आसपास की बहुत सी खिड़कियां खुली थी, कुछ चेहरे झांक भी रहे थे। सबसे अंतिम बार हम लखनऊ में मिले थे ना? उसने मेरी ओर देखा। निम की मैरिज में? मैंने कोई उत्तर न दिया, केवल सामने देखता रहा। हाँ, कहाँ चलोगी? चौराहे पर पहुंचकर मैंने सन्नाटा तोड़ा। कहीं भी, बस कहीं निरंतर चलते रहने की इच्छा है। मैंने पास से गुजरता स्कूटर रुकवा लिया। दोनों बैठ गए। सामने लंबी चौड़ी सपाट सड़क दूर तक चली गई थी। स्कूटर छोटे छोटे पहिए फटफटाता हुआ फटफट भागता रहा। जब दूर निकल गए तो स्कूटर वाले ने स्कूटर मोड़कर धीमा किया और मुड़कर पीछे देखा। किधर जाना है साहब? बस यहीं उतार दो। मेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह उछल कर उतर पड़ी। यहाँ क्यों? मन नहीं, अजीब अजीब सा लग रहा है। चलो कहीं पैदल चलें। और अब हम पैदल चलने लगे। शिमला किस काम से जा रही हो? टीचर्स कॉन्फ्रेंस में। कितने दिन? यही 2-3, नॉट मोर देन 3 days। लौटते समय यहीं होकर जाना? ना, कुछ और काम है। जाना कब है? आज शाम की ट्रेन से। क्यों, कालका मेल कैसी रहेगी? मैं चुप रहा। इस तरह आने की क्या जरूरत थी? एक दिन पहले भी आ सकती थी, एक दिन बाद में भी जा सकती थी। रास्ता कैसे भूल पड़ी थी आज? मैंने छोटी ई की ओर देखा। कभी कभी रास्ता भूलना भी अच्छा लगता है ना। हम दोनों के बीच का फासला अब काफ़ी कम हो गया था। वह बहुत पास पास चल रही थी। शायद वह उन दिनों के बारे में सोच रही थी जो बचपन में हमने साथ साथ बिताए थे और अब कभी भी लौट कर ना आ पाएंगे। बहुत छोटी लग रही थी ई अब तक याद है 2-3 बार उसने जाने या अनजाने में तुम नहीं आप भी कहा था। क्यों कहा था? जब हम एक दुकान के सामने से गुजरे तो उसने नन्ही बच्ची की तरह हट करते हुए कहा, देखो मेरे लिए कुछ खरीद दो ना। क्या? जो चाहो। मैं चाहूँ? हाँ हाँ, जो तुम चाहो। यूँ मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। उसने अजीब सी दृष्टि से देखे हुए कहा, किंतु मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ खरीदो। मैंने सेंट्रल स्टोर से कुछ खरीदा। लगा मेरा इस तरह से चीज़ों का छांटना, खरीदना, पैसे चुकाना उसे कहीं बहुत अच्छा लग रहा है। होटल में भोजन के समय वह ज्यादा कदम मेरी थाली में से सब्जी के टुकड़े उठा लेती, मेरा पानी का गिलास अपने ऑटो से लगा लेती। उसका चेहरा पता नहीं क्यों भावुक हो आया था। भोजन के पूरे समय वह मुश्किल से 2-4 शब्द बोली होगी। चुपचाप खाती रही। अब तक काफी चल लिया और अंत में काफी थक गए तो उसने पिक्चर का प्रस्ताव रखा जहां कुछ देर आराम से बैठकर विश्राम कर सके। हाँ, हॉल में भी तो वह उसी तरह भावुक मुद्रा में बैठी रही। मुझे लग रहा था कि कहीं भावावेश में वह कुछ कर न बैठे। मुझे याद आया जब मैं बहुत छोटा था वह कई बार मुझे अपने साथ सिनेमा लिवा ले गई थी और एक बार वह इतनी सट कर बैठी कि मेरा दम घुटने लगा था। कान गर्म हो आए थे। तब मैं कुछ भी नहीं समझता था।
पर आज उसकी निगाहें पर्दे पर टंगी थी और प्रतिमा की तरह वह निश्चल बैठी थी। यह देखकर मुझे कम अचरज ना हो रहा था। कैसी लगी पिक्चर? बाहर आने पर मैंने पूछा तो वह निरीह बच्चे की तरह मरी और देखा। सच्ची? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, बड़ी पागल हूं मैं। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अकारण हंसने लगी। उस हंसी में कितनी वेदना थी। बड़ा विचित्र सा लग रहा था उसका व्यवहार। जब आई तो कितना हंस रही थी, कितनी अच्छी लग रही थी। घूम फिर कर बहुत देर बाद घर लौटे तो काफी वक्त हो चुका था। वह अब जल्दी जल्दी सामान बांध रही थी। सुनो, कभी उधर आओ तो हमारे यहाँ जरूर आना। हाँ, कभी पत्र ही भेज दिया करो, अच्छा लगता है। अकेलेपन का एहसास कुछ कम होता है। जब से अम्मा बाबूजी गुजरे, उसने डबडबाई पल के ऊपर उठाकर देखा। कभी कभी तो एकांत काट खाने को आता है रे। सच्ची मैं कभी पागल हो जाऊंगी उपेन। उसका गला भर आया था। मैंने निकट जाकर देखा। ही नन्ही बच्ची की तरह सिसक रही है। उसके चेहरे की झुर्रियां स्लेट पर खिंची खड़िया की लकीरों की तरह साफ झलक रही है और सिर के आधे से भी अधिक बाल सन की तरह सफेद हो आए हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और आगे भी इसी तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।